हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आधुनिक भारत के इतिहास के साथ रोम्बस एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम नए चैप्टर के साथ आए हैं इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, और आज इसमें हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक भारत में। औपनिवेशिक भारत इट मीन्स ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत की अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने कौन कौन से रूल एप्लीकेट किए, खासकर भू राजस्व व्यवस्था के अंदर। उसके अलावा उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत में किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए, जिससे भारत की आर्थिक दशा बिगड़ती चली गई। तो आज हम उसी एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर हम हमारी स्टडी शुरू करेंगे और देखेंगे कि किस ढंग से भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, इन्हीं ब्रिटिश सरकार के आने के बाद धीरे धीरे ये डाउनफॉल में आ गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी क्लास औपनिवेशिक ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। पहला है व्यापार का बदलता हुआ संगठन, आयाम तथा दिशा। अभी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में अनेक ऐसे कारण सक्रिय हो गए जिससे यहाँ के व्यापार और वाणिज्य में गिरावट का दौर आरंभ हुआ। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल के अंतर्देशीय व्यापार में, यानी कि जो इंटरनल जो उनका ट्रांजैक्शन था उसकी बात कर रहे हैं, अंतर्देशीय व्यापार में अंग्रेजों की भागीदारी बढ़ती गई। कंपनी के कर्मचारियों ने उन वस्तुओं पर भी अधिकार कर लिया जिनका व्यापार उनके लिए प्रतिबंधित था, जैसे नमक, तंबाकू, सुपारी आदि। इन सब पर भी ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका एकाधिकार हो गया। बक्सर युद्ध के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई, क्योंकि कंपनी को दीवानी अधिकार तो मिले ही, साथ ही साथ उसने द्वैध शासन के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब हम बात करेंगे कृषि का विस्तार तथा वाणिज्यीकरण। देखिए, भू राजस्व की बढ़ती हुई राशि को पूरा करने के लिए किसानों का व्यावसायिक खेती करना आवश्यक हो गया। परंपरागत फसलों के उत्पादन द्वारा वे भू राजस्व की राशि को चुकाने में असमर्थ थे। ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश निर्माता जहां भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के आयात पर आपत्ति जता रहे थे, वहीं औद्योगिकरण हेतु कच्चे माल की आवश्यकता भी थी। अब कंपनी ने कृषिगत कच्चे मालों को भारत से निर्यात का प्रोत्साहन दिया। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बढ़ते शहरीकरण के कारण भी ब्रिटेन में खाद्यान्नों की भी मांग बढ़ उठी, जिसे भारत से निर्यात कर पूरा किया जाने लगा। परंतु कृषि के वाणिज्यीकरण के क्रम में कंपनी ने उन्हीं फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जो उनकी आवश्यकता के अनुकूल थी, जैसे लंबे रेशे वाली कपास, नील, अफीम, इन सब को उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी। प्रारंभ में नील की खेती का विकास किया गया, फिर चीन में चाय के बदले अफीम के निर्यात को प्रोत्साहित किया गया। इनमें 1850 के पश्चात कुछ नई वस्तुएं भी जुड़ गईं, जैसे पश्चिमी भारत से कपास, दक्षिणी भारत से तिलहन, चमड़ा, खालें, पंजाब से गेहूं, बंगाल से पटसन, इन सब का निर्यात किया गया। 1833 ईस्वी में अंग्रेजों को यह अनुमति मिल गई कि वे भारत में भूमि खरीद सकते हैं और बागान भी लगा सकते हैं। 1833 के अधिनियम से चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय की खेती अपना महत्व रखती थी। भारत में पहला चाय बागान 1835 ईस्वी में असम में लगाया गया। और भारत में उत्पादित चाय 1838 ईस्वी में लंदन में बेची गई। जब कंपनी का प्रयोग सफल रहा, तब कंपनी ने अपने चाय बागान का आवंटन व्यक्तिगत कंपनियों को कर दिया। इन कंपनियों में सबसे पहले कंपनी असम चाय कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणाम के अंतर्गत चाय बागानों में कार्य करने के लिए प्राय छोटा नागपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्र से बंधुआ मजदूरों को लाया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी प्रवेश हुआ।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। इस व्यवसायीकरण के कारण कुछ लोगों में तो समृद्धि आई, किंतु उन तत्वों का लाभ नहीं मिला जिनके त्याग पर यह प्रक्रिया आरंभ की गई थी, अर्थात कृषकों को लाभ नहीं हुआ। नकदी फसलों के उत्पादन से मोटे अनाजों का उत्पादन प्रभावित हुआ, जिसके फलस्वरूप भुखमरी एवं अकालों की बारंबारता में वृद्धि हुई। भू अधिकार, भूमि पर अधिकार को लेकर भी कुछ कानून बनाए गए, जिन पर हम लोग बात कर रहे हैं। बंगाल में जमींदारी बंदोबस्त के प्रावर्ती कुछ दशकों में प्रजा के स्वत्वाधिकार का प्राय लोप हो गया। उनका अपना जो स्वत अधिकार था, खुद का स्व अधिकार था, उसका लोप हो गया। विशेषकर 1812 ईस्वी के पंचम कानून के कारण ऐसा हुआ। जमींदार किसी भी प्रजा से किसी भी दर पर लगान ले सकता था और लगान न करने की स्थिति में उसे जमीन से बेदखल कर सकता था, उसे उजाड़ सकता था। यह कानून पारित किया गया। इस कानून के द्वारा केवल पट्टेदार किसानों का स्वामित्व स्वीकृत हुआ था। 1859 के कानून 1859 के कानून ने इस प्रकार पहले प्रजा के स्वत्वाधिकार को स्वीकार किया, यानी कि पब्लिक का जो अधिकार था खुद का समय का, उस अधिकार को इन्होंने स्वीकार किया। 12 वर्ष से जो काश्तकार एक ही जमीन पर काबिज होकर जिस भूमि पर खेती कर रहा था, उस जमीन पर खेती करने का उसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया, किंतु देखा जाए तो प्रजा को उसका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि 12 वर्ष तक इस प्रकार काबिज होने का अधिकार न देकर जमींदार उसके पहले ही काश्तकार को बदल सकता था। 1862 में कलकत्ता हाईकोर्ट के एक विख्यात मुकदमे में न्यायाधीश बार्न्स पिकिल ने मत व्यक्त किया कि जमींदार काश्तकारों से मनचाही दर पर लगान का दावा पेश कर सकता है। जमींदार, यह स्पष्ट हो गया कि 1859 ईस्वी का कानून कितना खोखला था। जॉर्ज कैम्पबेल जैसे प्रमुख अंग्रेज इससे विचलित हुए और जब वे न्यायाधीश थे तब 1865 ईस्वी में एक और विख्यात केस के 15 न्यायाधीशों के एक फुल बेंच ने निर्णय यह किया कि जिस दर पर कुल उत्पादन बढ़ा है, जमींदार उसी के अनुपात में लगान बढ़ा सकता है। अर्थात इसका समीकरण निम्न प्रकार से होगा: पहले का लगान, पहले का उत्पादन, बढ़ा हुआ लगान, बढ़ा हुआ उत्पादन। पाबना में काश्तकारों का विद्रोह सामने आया इस मुद्दे को लेकर और एक लगान कानून आयोग बनाया, जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। फिर भी काश्तकारों की अवस्था पहले जैसी ही बनी रही और अंत में 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में एडी में ड्राफ्ट कानून बनकर तैयार हुआ। शुरू में उसका उद्देश्य था लगान की दर तय करना, किंतु सरकारी अमले इसके बारे में संदिग्ध थे और जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसके विरुद्ध परिवाद पेश किया। अंत में आयरलैंड के नए काश्तकारी कानून के अनुसरण पर यह निर्धारित किया गया कि जमींदार पुराने लगान के 12.5% अधिक लगान तक की मांग कर सकता है और 15 वर्षों के बीच लगान को पुनः बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन मुकदमा करके अदालत के निर्देशानुसार लगान बढ़ाने का रास्ता खुला हुआ था। दखली स्वत्वाधिकार के संबंध में यह निश्चित हुआ कि किसी जमींदार के अधीन यदि काश्तकार ने किसी जमीन पर 12 वर्ष से अधिक खेती की है तो काश्तकार के रूप में उसकी मान्यता बहाल रहेगी। इस कानून ने 1812 ईस्वी में बने कानून के ऊपर लिखित करार को बंद कर दिया। यह कानून 1885 ईस्वी का काश्तकारी स्वत्वाधिकार कानून था। बंगाल के 1885 ईस्वी के काश्तकारी स्वत्वाधिकार कानून के अनुकरण पर 1887-1907 ईस्वी की अवधि में उत्तरी मद्रास, मध्य प्रदेश और मालाबार आदि अंचलों में कानून बनाए गए। वर्तमान पंजाब 1901 में, महाराष्ट्र 1879 में, उत्तर प्रदेश 1900 में
इन सभी अंचलों में कई किस्तों में एक दूसरे प्रकार का कानून तैयार हुआ। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण। उनका उपनिवेशवाद किस ढंग से बढ़ता चला गया, उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। रजनी पामदत्त ने अपनी कृति इंडिया टुडे में भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उल्लेखनीय चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स के 3 चरणों वाले सिद्धांत को आधार बनाया, उसको बेस बना के। इसके अनुसार भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद 3 चरणों से गुजरा, जो निम्नलिखित है।